एवरीवन। कल हमने बेसिक एक रूपरेखा समझ ली थी भारत में संविधान का जो ऐतिहासिक क्रम था उसकी। ठीक है, अब जैसे कि हमने देख लिया था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब देखा कि केंद्र में कोई प्रभावशाली ऐसा कोई शासक नहीं है, एक योग्य शासक नहीं है, तो उनको ऐसा मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और फिर प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद तो फिर उन्होंने मतलब पूरा एक तरीके से उनका आधिपत्य जो है यहाँ पर जम गया था। ठीक है, अब इसके बाद धीरे धीरे जैसे कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया, कंपनी में कुछ भ्रष्टाचार आदि की भी एक तरीके से कमजोरियां सामने आई, तो फिर ब्रिटिश संसद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह पारित किया गया। उस समय ब्रिटिश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने उनकी गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया। ठीक है, अब इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था, वह था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। अब बात की जाए कि इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहला लिखित संविधान था जो कि कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। तो भारत का प्रथम जो लिखित संविधान एक तरीके से देखा जाए तो वह यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि क्यों किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के लिए यह एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सांसद का नियंत्रण हो, इसके लिए यह एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या इसके प्रमुख प्रावधान थे, क्या क्या इसके अंतर्गत गठित हुई समितियां आदि, उन सब की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1773 में यह एक्ट पारित हुआ। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह हमने देख लिया। क्या प्रमुख उद्देश्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना, इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख कार्य हुए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे प्रमुख कार्य तो यह हुआ कि मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, पहले ये तीनों अलग अलग थे, उसके बाद क्या किया गया, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। फिर दूसरा बात क्या हुआ कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो प्रमुख था, जिसको पहले गवर्नर कहा जाता था, उसको अब गवर्नर की जगह क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का अब इसको सम्मिलित रूप से क्या कहने लगे, बंगाल प्रेसिडेंसी कहने लगे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वह बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गवर्नर का जो पद था वह किसमें कन्वर्ट हो गया, गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया और उसको कहा जाने लगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, एक तो गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और इसके अलावा एक उसकी परिषद भी बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, किसके तहत, इस एक्ट के तहत। यह भी पूछा जाता है किस एक्ट के तहत गवर्नर का पद जो है वह गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो गया, तो किसके तहत हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो 4 सदस्यीय परिषद की भी स्थापना की गई और यह जो गवर्नर जनरल था और जो इसकी परिषद थी वह किसके प्रति उत्तरदायी होती थी, वह होती थी इंग्लैंड में स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होती थी। मतलब स्वतंत्र नहीं रह गया था, कुछ भी इनको कहां पर जवाब देना पड़ता था, ब्रिटिश में जो निर्देशक बोर्ड है उसके प्रति ये उत्तरदायी थी। यह क्यों किया गया, जिससे कि जो भी भ्रष्टाचार आदि है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है,
क्योंकि जब जब कोई भी संगठन है वह बढ़ता जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार जैसी समस्या आती जाती है। तो अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर भारत में विस्तार बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसलिए उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, यहाँ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का गठन किया गया। और वह किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? इंग्लैंड में स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति वह उत्तरदायी होती थी। ठीक है, अब जो वॉरेन हेस्टिंग तो पहले गवर्नर जनरल बने और उनकी जो परिषद थी 4 सदस्यीय, उसके सदस्य कौन कौन थे ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। तो फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्लेवरिंग, ये 4 सदस्य थे। वॉरेन हेस्टिंग्स तो हो गए गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य जो कि फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्लेवरिंग। ये थोड़ा याद रखिए, यहाँ पर 4 सदस्यीय है। आगे जाके जब हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ 4 से घटकर 3 सदस्य रह जाएंगे, 1 सदस्य कम कर दिया जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा याद रखना है अपने को। ठीक है, इसके बाद इसी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय के गठन का भी प्रावधान था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या था, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था। तो 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। कब किया गया, ईयर भी याद रखना है, कहां पर किया गया ये भी याद रखना है, और इसके बाद एक और चीज याद रखना है, जो प्रधान न्यायाधीश कौन थे वह भी याद रखना है। ठीक है, तो 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। ठीक है, इसके बाद जो प्रथम प्रधान न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, वह थे सर एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और आगे भी चांसेस है। और फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है किस सन में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, 1774 में, और कहां पर किया गया था, कलकत्ता में। ठीक है, तो और कौन से एक्ट के तहत किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ये 4 सदस्यीय भी याद रखना है क्योंकि आगे इसमें सदस्य बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके प्रथम प्रधान न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। अब इसके बाद क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वह भारत के लोगों से कोई भी रिश्वत नहीं ले सकते और उपहार आदि नहीं ले सकते, क्योंकि जो लोग थे वह क्या कर रहे थे, भारत के लोगों से रिश्वत आदि भी ले रहे थे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो निजी व्यापार नहीं कर सकते, वह कंपनी के कर्मचारी हैं तो उनको बस वही काम करना है, उसी का उनको जो है सैलरी दी जा रही थी। ठीक है, निजी व्यापार पर रोक लगी, भारतीयों से रिश्वत और उपहार आदि लेने पर भी रोक लगाई गई। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको समझ में आया। सबसे पहले तो क्या किया, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। फिर गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और गवर्नर जनरल और परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी, इंग्लैंड में स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। फिर उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और जो प्रथम जो प्रधान न्यायाधीश थे वह थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, अब आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्या हुई, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब जैसे जैसे कंपनी पे काम बढ़ता गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्ट तो कहां से की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, व्यापार से।
क्यों आई थी वो भारत? व्यापार करने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या, राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करने लगी। तो अब उसको भारत में, अब जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे उसको अब भारत में क्या, व्यापारिक गतिविधियां भी करनी थी और राजनीतिक क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण रखना था। मतलब व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही जगह उसी का प्रभुत्व था। तो अब जब एक साथ इतना वर्कलोड हो गया था तो एक तरीके से ये दोनों काम ही बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहे थे। तो इस एक्ट के तहत क्या गया, व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। ये क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। फिर राजनीतिक, अब क्या था, कंपनी को क्या करना था, व्यापारिक ही गतिविधियां करनी थी। ठीक है, जो भी व्यापारिक कार्य था, वाणिज्य संबंधी जो भी कार्य था, वह किसको करना था, कंपनी को करना था। फिर जो राजनीतिक मामले हैं, अब भाई जब कंपनी अब सिर्फ व्यापारिक काम कर रही है तो अब राजनीतिक कार्य कौन करेगा? राजनीतिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखना है, राजनीतिक फैसले भी लेने हैं, तो ये कार्य कौन करेगा? तो इसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो कंपनी को तो सिर्फ व्यापारिक काम करने थे। अब जितने भी राजनीतिक कार्य है, एक तरीके से राजस्व संबंधी कार्य है, सैनिकों का वेतन आदि है, तो वह सब कौन करेगा? यहाँ नियंत्रण बोर्ड ही करेगा। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्या हुआ? भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण जो दो एक तरीके से इसके प्रावधान बताए जाते हैं, वह है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। कब से कहा जाने लगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, उसके बाद क्या कहा जाने लगा? जो भी क्षेत्र कंपनी के अधीन थे उनको क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब देखिए, हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनता जा रहा है। ठीक है, कि नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, फिर ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रावधान बताया जाता है वह है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण कब प्रदान किया गया? किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वह 4 थी और वह घटकर यहाँ 3 हो जाएगी, तो वही है गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, तो समझ में आया क्या हुआ? सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। फिर एक और चीज, मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। पूरी तरह किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। ये इसके इम्पोर्टेंट जो भी प्रावधान थे वह थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के। एक बार और देख लेते हैं। 1773 में तो हमने देख लिया, जो पहला एक्ट आया था, एक तरीके से कंपनी का प्रथम जो है ब्रिटिश संसद का नियंत्रण जो है वह कंपनी पर आया था। ठीक है, तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। उसमें जो कुशासन आदि था उसको दूर करने के लिए इसलिए क्या किया गया? मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। फिर कलकत्ता के जो प्रमुख गवर्नर की जगह क्या कहा जाने लगा था? गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद क्या किया गया? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का गठन किया गया। और ये जो गवर्नर जनरल और परिषद था वह किसके प्रति उत्तरदायी था? इंग्लैंड में स्थित नियंत्रण बोर्ड के, निर्देशक बोर्ड के प्रति यह उत्तरदायी थी।
फिर इसी एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पर की गई? कलकत्ता में की गई। 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये सारे हो गए इसके। फिर पिट्स इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को पूर्णतः अलग कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। फिर भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं उनको क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है। इसके बाद इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट थी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।